Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on 6th lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का 6th लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है संगठन के आधार एवं सिद्धांत। आज हम इसमें जो केंद्रीकरण के गुण है उसके विषय में पढ़ेंगे। कल हमने केंद्रीकरण का अर्थ, परिभाषा और विकेंद्रीकरण का अर्थ और परिभाषा के विषय में पढ़ा। फिर हमने केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के जो प्रभाव वाले कारण हैं उनके विषय में पढ़ा। आज हम क्या है केंद्रीकरण के गुण के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रभावशाली नियंत्रण यानी प्रभाव पढ़ना। केंद्रीकृत व्यवस्था में प्रशासन के सभी अंगों पर प्रभावी नियंत्रण रखने की सुविधा होती है। मतलब कहने का अर्थ है जो केंद्रीकृत व्यवस्था है उसमें जो प्रशासन के सभी अंग हैं उन पर क्या है नियंत्रण रखने की सुविधा होती है। किसमें? केंद्रीकरण व्यवस्था में। और इसके अंदर जो अध्यक्षता है और जो पक्षपात है, जो भेदभाव जैसे प्रशासनिक रोगों की औषधियाँ, मतलब कहने का अर्थ है जो केंद्रीकरण व्यवस्था है इसके अंदर क्या है जो पक्षपात होता है, जो भेदभाव होता है, ये सब क्या है केंद्रीकरण व्यवस्था के अंदर नहीं होते, क्योंकि इनके ऊपर क्या है नियंत्रण बना रहता है और प्रभावशाली नियंत्रण बना रहता है। हमारा सेकंड है प्रशासन में एकरूपता। केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी समस्या के संबंध में परिस्थिति के अनुकूल तुरंत निर्णय लिया जा सकता है। कहने का अर्थ है जो केंद्रीकृत व्यवस्था है उसके अंदर मतलब कोई भी समस्या आती है, मतलब उस समस्या का जो अनुकूल परिस्थिति है और जो अनुकूल परिस्थिति के अनुसार क्या है उसमें तुरंत निर्णय लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है इसके अंदर? क्योंकि जो केंद्रीकृत व्यवस्था में किसी भी विषय के संबंध में जो कोई भी विषय है उसके संबंध में संपूर्ण यानी पूरी सूचना केंद्रीय कार्यालयों के पास पहले से उपलब्ध होती है और उनके द्वारा ही क्या है जो सूचना कार्यालयों के पास होती है, उन सूचनाओं के द्वारा ही क्या है जो समस्या आती है और परिस्थिति के अनुकूल ही उस समस्या में जो समस्या है उस पर निर्णय लिया जा सकता है और जिससे निर्णय लेने में सुविधा होती है। क्योंकि जो केंद्रीकृत व्यवस्था में इसमें क्या है तुरंत निर्णय लिए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है शीघ्र निर्णय। जैसा कि केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी समस्या के संबंध में परिस्थिति के अनुकूल तुरंत निर्णय लिया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ है जो केंद्रीकृत व्यवस्था है उसमें मतलब क्या है कोई समस्या है उस समस्या से संबंधित मतलब जो परिस्थिति के अनुकूल क्या है उस समस्या का निवारण किया जाता है और तुरंत ही क्या है उस समस्या का निवारण करने के लिए निर्णय लिया जाता है। क्योंकि केंद्रीकृत व्यवस्था में किसी भी विषय के संबंध में जो संपूर्ण सूचना है वो क्या है केंद्रीय कार्यालयों के पास पहले से ही उपलब्ध होती है और उस सूचना के द्वारा ही उस समस्या का निवारण करने के लिए निर्णय लिया जाता है। इसलिए क्या है यह निर्णय लेने में सुविधा होती है। हमारा नेक्स्ट है समायोजन। समायोजन में क्या जो केंद्रीकृत व्यवस्था में पद सोपान के आधार पर संगठित विभाग में समझ शक्तियां एक ही जगह केंद्रित होती हैं। मतलब कहने का अर्थ है जो केंद्रीकृत व्यवस्था में क्या जो पद सोपान के अंदर क्या है श्रेणी के अनुसार क्या है जो कर्मचारी हैं कार्य करते हैं, एक सीढ़ी के अनुसार उसमें कार्य करते हैं। जैसे उच्च अधिकारी से लेकर मतलब निचले कर्मचारी तक क्या है ऊपर से आदेश आता है और मतलब उस आदेश को मानकर जो निचले तबके का जो कर्मचारी है उस कार्य को पूरा करके ऊपर तक पहुंचाता है। इसलिए क्या है एक मतलब विभाग के पद सोपान के अंदर क्या है विभाग के अंदर जो शक्तियां हैं मतलब एक ही जगह एकत्रित होती हैं और जिसके कारण जो विभाग की विभिन्न इकाइयां हैं मतलब जो विभाग की जो विभिन्न इकाइयां हैं उनके अंदर जो कर्मचारी हैं मतलब जो विभिन्न इकाइयों में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके बीच क्या है समन्वय मतलब तालमेल करना
अधिक सुविधाजनक हो जाता है। किसके द्वारा? मतलब केंद्रीकृत व्यवस्था में संयोजन के द्वारा, समन्वयों के द्वारा उनके बीच क्या है, जो विभिन्न इकाइयां हैं, मतलब उनके कार्य को करने में क्या है, तालमेल बना रहता है, उनके बीच क्या कोई मतभेद नहीं होते, और इसलिए क्या है, इसमें क्या उनमें तालमेल करना अधिक सुविधाजनक रहता है। हमारा नेक्स्ट है प्रशासन में मितव्ययिता। प्रशासन में मितव्ययिता, इससे प्रशासन में मितव्ययिता रहती है। इस व्यवस्था में सभी साधन क्या है, एक साथ जुटाए जा सकते हैं। मतलब जो केंद्रीकृत व्यवस्था है उसके अंदर क्या है, साधन सभी एक साथ जुटाए जा सकते हैं। जैसे माल की खरीद बड़े पैमाने पर एक साथ की जा सकती है। मतलब जब हम जब माल खरीदते हैं तो उसकी खरीद क्या है, एक बड़े पैमाने पर एक साथ की जाती है। और इसी प्रकार कारखानों का संचालन भी इसी सिद्धांत के अनुसार होता है। जैसे यात्रा भत्ता एवं जो अन्य खर्चे, जो मंद की जो अन्य खर्चे होती हैं उसमें क्या है, इसमें कम खर्च होता है। किसमें? जो केंद्रीकृत में प्रशासन की मित्रता में, और पल्स प्रशासन में क्या आपस में जो मित्रता है वो बनी रहती है। हमारा नेक्स्ट है व्यवस्थित आर्थिक नियोजन के अनुकूल। जो केंद्रीकृत व्यवस्था में सत्ता निहित होने का एक मुख्य लाभ यह भी है कि मतलब जो केंद्रीय व्यवस्था में जो सत्ता निहित होती है उसका मुख्य लाभ क्या है, जो आर्थिक संरचना में किसी प्रकार का संघर्ष या विरोध पैदा नहीं होता। मतलब कहने का अर्थ है जो केंद्रीकृत व्यवस्था के अंदर जो क्या है, जो सत्ता है, जो शक्ति है, उसमें मतलब निहित, मतलब उस पर नियंत्रण होने का मुख्य लाभ यह है कि मतलब क्या, जो आर्थिक संरचना के आधार पर किसी भी प्रकार का उसमें विरोध, संघर्ष, भेदभाव मतलब नहीं पैदा होता, और ये नियोजन निश्चित सिद्धांतों पर खड़ा होता है। मतलब इसमें क्या है, पहले से ही योजना बना ली जाती है। किसमें? केंद्रीकृत व्यवस्था में। मतलब जो आर्थिक मतलब संरचना के आधार पर मतलब कितना, मतलब उस पर जो आर्थिक खर्च होगा और मतलब उसके ऊपर कितना जो खर्च करना पड़ेगा, उसकी पहले से ही क्या है, योजना बना ली जाती है। उस योजना के निश्चित सिद्धांतों पर खड़ा होता है। क्या? एक व्यवस्थित आर्थिक नियोजन। मतलब किसके द्वारा? क्योंकि आर्थिक के आधार पर मतलब उसके अंदर कितने पैसे खर्च होंगे, मतलब कैसे कैसे उस कार्य को पूरा करना है, उसके अंदर क्या एक पूरी आर्थिक संरचना पहले से योजना बना ली जाती है, जिससे क्या है वो अच्छे से वो कार्य पूरा हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है राष्ट्रहित। केंद्रीकृत व्यवस्था में राष्ट्रहित सर्वोपरि रहता है। मतलब जो केंद्रीकृत व्यवस्था में जो राष्ट्रहित है वो सर्वोपरि रहता है, और इस व्यवस्था में स्थानीय राजनीति शासन पर हावी न होने से प्रशासन में भ्रष्टाचार, पक्षपात, वायु भतीजावाद आदि के दोष उत्पन्न नहीं हो पाते। कहने का अर्थ है जो केंद्रीकृत व्यवस्था के अंदर क्या है, जो राष्ट्र है सबसे सर्वोपरि रहता है, और इस व्यवस्था के अंदर जो स्थानीय राजनीति के शासन क्या है, हावी नहीं हो पाते। किसमें? केंद्रीकृत व्यवस्था में। क्योंकि जो राजनीतिक शासन पर हावी न होने के कारण क्या है, इसके अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो लड़ाई दंगे हैं, जो भेदभाव है, और जो भाई भतीजावाद है, मतलब इसमें जो स्थानीय राजनीति है मतलब अपने ही जो कुल को क्या है इसके अंदर वो मतलब शामिल करते हैं, उनके लिए ही क्या है पदों को आवंटित किया जाता है। इसलिए क्या है, जो क्या है, केंद्रीय कृत व्यवस्था में ऐसा कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। किस पर? जो राजनीतिक शासन को हावी नहीं होने दिया जाता, और इसलिए उसके अंदर क्या है, कोई ऐसा दोष उत्पन्न नहीं होता। हमारा नेक्स्ट है संकट काल के लिए उपयोगी। जो संकट काल के लिए उपयोगी है, मतलब संकट काल में केंद्रीकृत व्यवस्था के अधीन तुरंत निर्णय लेने संभव है। मतलब जो केंद्रीकृत व्यवस्था है उसके अंदर जब कोई संकट काल की स्थिति आ जाए उसमें क्या है, तुरंत निर्णय लिए जाते हैं, और ऐसी स्थिति संकट काल से निपटने में जहाँ विशेष उपयोगी है। मतलब जो केंद्रीकृत जो व्यवस्था है, जब मतलब ये सबसे उपयोगी व्यवस्था है, किसमें? संकट काल से निपटने के लिए सबसे उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। वहाँ शत्रुओं को भी आसानी से मात दी जा सकती है। किसमें? जो केंद्रीकृत व्यवस्था के अंदर जो शत्रु हैं उनको भी आसानी से हराया जा सकता है, मात दी जा सकती है। इसी कारण
भारतीय संविधान में संकट काल की स्थिति में शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। मतलब कहने का अर्थ है अभी भारतीय संविधान के अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, जब भी मतलब कोई संकट काल की स्थिति उत्पन्न हो जाए मतलब देश के अंदर, तब क्या है, जो देश की जो शक्तियां हैं, जो शासन है, वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं। और एक यही मतलब राज्य के भी अनुसार मान ले किसी भी राज्य का भी जो नेता है मतलब वो कि या किसी मतलब उसे किसी कारणवश त्याग पत्र देना पड़े या उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसमें क्या है, अगले चुनाव तक क्या उसके अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और उस राज्य की जो सारी शक्तियां हैं, जो कार्यभार है, वो राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। और इसके कारण जब तक चुनाव नहीं होते तो उस राज्य की जो क्या है बागडोर राष्ट्रपति के हाथ में ही रहती है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अब हमने ये क्या था, जो केंद्रीयकरण के गुण हैं उसके विषय में पढ़ा। अब हम क्या है, जो केंद्रीयकरण व्यवस्था के दोष हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या है, अलोकतांत्रिक सिद्धांत के विषय में पढ़ेंगे। अलोकतांत्रिक सिद्धांत मतलब क्या है, जो जनता का सिद्धांत मतलब जनता का और जनता के द्वारा और जनता के शासन मतलब जो जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो ही क्या है, जनता के लिए क्या शासन, जिनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो ही आगे जाकर क्या सरकार बनाते हैं और वो ही देश पर का शासन चलाते हैं। जब तक शासन को विकेंद्रीकृत नहीं किया जाएगा तब तक शासन की पहुंच जनता तक नहीं होगी। मतलब जब तक क्या है, शासन को विकेंद्रीकरण नहीं किया जाएगा मतलब शक्तियों का उसके अंदर बंटवारा नहीं किया जाएगा, जब तक क्या है शासन की पहुंच जनता तक नहीं पहुंचेगी। अतः केंद्रीकृत व्यवस्था लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार है। मतलब जो केंद्रीकृत व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है उनके लिए उनके प्रतिकूल है। अब हमारा नेक्स्ट है कार्यों का अधिक बोझ। मतलब जो केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था में कर्मचारियों पर काम का बोझ बहुत अधिक है। मतलब कहने का अर्थ जो केंद्रीकृत व्यवस्था है उसके अंदर जो कर्मचारी हैं जो विभिन्न विभागों के, उन पर क्या है, कार्य का बोझ, काम का बोझ अधिक होता है, ज्यादा होता है और वे इतना बोझ क्या है सहन नहीं कर पाते। एक लेखक का कथन है कि केंद्रीकृत प्रशासन दुर्व्यय दायित्व ले लेता है। मतलब क्या है, उन कर्मचारियों पर ज्यादा कार्यभार का बोझ डालना और अधिक काम के दिनों में इसके ढह जाने की आशंका अपने आप होती है। मतलब कहने का अर्थ है मतलब ज्यादा काम के कारण जो केंद्रीकृत जो व्यवस्था है वो क्या है, ज्यादा काम के कारण उसके ढह जाने की आशंका अपने आप हो जाती है, क्योंकि वो कार्य क्या है, मतलब कार्य ज्यादा होंगे तो वो क्या है लंबे दिनों तक, लंबे समय तक कार्य चलेगा और वो जो प्रशासन के अंदर वो कार्य है जो समय की अवधि वो उस पर क्या है टाइम पर क्या है पूरी नहीं होगी। इसलिए क्या है कार्य के ज्यादा होने के कारण क्या है इसके अंदर आशंका बनी रहती है। हमारा नेक्स्ट है तानाशाही प्रवृत्ति का उदय। समझ शक्तियों के केंद्रीकरण का एक स्वाभाविक परिणाम तानाशाही प्रवृत्ति का उदय है। मतलब कहने का अर्थ है जो केंद्रीकृत व्यवस्था के अंदर जो समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण एक तानाशाही प्रवृत्ति का लेता। मतलब इसका कारण क्या है, मतलब जैसे इसके अंदर क्या है जो शक्तियां हैं, जो विभिन्न विभाग हैं, जो विभिन्न विभागों के जो उच्च अधिकारी हैं उनके पास एक जगह आकर जो ये शक्तियां हैं इकट्ठी हो जाती हैं, मतलब एक के हाथ में। और इससे जो लोक सेवक हैं और जो जनता और अन्य सभी वर्गों में हीन भावना अथवा असहयोग की भावना आ जाती है। इसके कारण मतलब एक के हाथ में जो उच्च अधिकारी के हाथ में सारी शक्तियों का एकीकरण होना, इससे क्या है तानाशाही प्रवृत्ति आ जाती है। और तानाशाही प्रवृत्ति के कारण इसके अंदर जो जनता है और अन्य सभी वर्गों के अंदर क्या हीन भावना आ जाती है और असहयोग की भावना भी आ जाती है। और केंद्र में पनपती हुई तानाशाही प्रवृत्ति से अक्षेत्रीय संस्थान क्या है अपने आप को उपेक्षित अनुभव करते हैं। मतलब उनकी तरफ क्या है ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, किसकी तरफ, मतलब जो अक्षेत्रीय संस्थान है मतलब वो अपने आप को एक उपेक्षित अनुभव करते हैं। हमारा नेक्स्ट है
हानिकारक निर्णयों की संभावना। केंद्रीकरण में अक्षेत्रीय परिस्थितियों की उपेक्षा कर कभी कभी बहुत से निर्णय लिए जाते हैं। मतलब क्या, जो केंद्रीयकरण में जो क्षेत्रीय परिस्थितियां की क्या कई बार क्या उनको अनदेखा करके और उनसे लगकर भी बहुत से निर्णय लिए जाते हैं। यह वास्तविकताओं के इतने विपरीत होते हैं। जो केंद्रीकरण व्यवस्था है उसके अंदर क्या जो वास्तविकता है, जो असलियत है, वो इससे इतने विपरीत होते हैं कि वे बाद में क्या बहुत कष्टदायक सिद्ध होते हैं। जो 1962 के युद्ध काल में युद्ध की स्थिति का आभास किए बिना निर्णय दिल्ली में ही लिए गए, जो फलदायी सिद्ध नहीं हुए। मतलब कहने का अर्थ है जो केंद्रीयकृत व्यवस्था है उसके अंदर क्या है, बिना कार्य की जांच पड़ताल न करने के कारण, मतलब शीघ्र इसके अंदर बिना सोचे समझे शीघ्र इसके अंदर निर्णय लेना क्या है, जो केंद्रीकृत व्यवस्था के अंदर क्या है, एक फलदायी सिद्ध नहीं होते। मतलब क्यों, उदाहरण के तौर पर जब 1962 में युद्ध काल की स्थिति का, मतलब जो युद्ध काल की स्थिति थी उस टाइम क्या बिना आभास किए बिना जांचे परखे क्या है उसमें निर्णय लेना, मतलब दिल्ली में ही लिए गए जो निर्णय बिना आभास किए, जो युद्ध की स्थिति थी उसके बारे में बिना सोचे समझे उस पर जो निर्णय लिया गया वो क्या है, फलदायी सिद्ध नहीं हुआ, मतलब नुकसानदेह रहा। अब हमारा नेक्स्ट है अकुशलता। केंद्रीय व्यवस्था में अक्षेत्रीय संस्थानों में काम करने वाले लोक सेवकों का स्वरूप मशीनी में लगे पुर्जे के समान होता है। मतलब जो केंद्रीय व्यवस्था है उसके अंदर क्या है, जो अक्षेत्रीय संस्थानों में जो काम करने वाले लोग हैं, वहाँ जो कर्मचारी हैं, उनका स्वरूप किसके जैसा है, जैसा मशीन में लगे पुर्जे कार्य करते हैं, ताकि उस मशीन, क्योंकि मशीन अपने आप तो नहीं चलती, मशीन को चलाना पड़ता है, तभी क्या वो मशीन के पुर्जे कार्य करते हैं। इसीलिए इसी तरह क्या है, केंद्रीय व्यवस्था के जो क्षेत्रीय संस्थानों में जो कर्मचारी हैं, जो कार्य करने वाले हैं, वो अपने आप यानी अपने बल, अपनी शक्ति और अपने अनुभव के द्वारा कार्य नहीं कर सकते। वो क्या है, वो किसी आदेश के अनुसार ही कार्य करते हैं। मतलब जो उनका जो अक्षेत्रीय संस्थानों में काम करने वाले हैं, जो अपने विवेक और कौशल का प्रयोग करने का अवसर उन्हें क्या है प्राप्त नहीं होता, पर वो क्या उससे में क्या है निरुत्साहित हो जाते हैं, और बल्कि उनकी क्या है प्रशासनिक अकुशलता भी बढ़ जाती है। मतलब क्या है, कार्य के प्रति क्या है जो अकुशलता भी बढ़ जाती है, मतलब कार्य के प्रति उनकी क्या है रुचि भी कम हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट है प्रशासकीय कार्यों में विलंब यानी देरी। प्रशासन की केंद्रीकृत प्रणाली में अधीनस्थ कार्यालयों के मतलब निर्णय निदान अक्षमता छीन ली जाती है। मतलब प्रशासन के अंदर जो केंद्रीकृत प्रणाली के अंदर जो विभिन्न विभाग हैं, विभिन्न इकाइयां हैं, उनके जो अधीनस्थ मतलब जो उनके नियंत्रण में रहकर जो कार्य करने वालों की क्या है, जो उनकी निर्णय की जो मतलब वो खुद निर्णय ले सके, उनकी जो अक्षमता छीन ली जाती है। मतलब खुद निर्णय लेने की अक्षमता, यानी कहने का अर्थ है किसी उच्च अधिकारी के द्वारा आदेश के अनुसार कार्य करना। मतलब अपने आप क्या अपने अनुभव के आधार पर, अपने बल के आधार पर, कौशल के आधार पर मतलब कोई कार्य न करना। और इसका कहने का यही अर्थ है कि जो कार्यालय के निर्णय निदान क्षमता उनसे छीन ली जाती है, और बिना अनुमति यानी बिना आज्ञा के वो अधीनस्थ कार्यालय का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मतलब जो अधीनस्थ कार्यालय के जो कर्मचारी हैं वो बिना आज्ञा के, बिना अनुमति के कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अतः प्रधान कार्यालय से मतलब जो प्रधान कार्यालय है, जो उच्च अधिकारी है, उससे अनुमति मांगने, फिर उसके आदेश ग्रहण करने की लंबी प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हो जाता है। कहने का अर्थ है वो अपने आप से क्या है कोई भी कार्य नहीं कर सकते। उसके लिए उन्होंने जो प्रधान कार्यालय है, जो कार्यालय के उच्च अधिकारी हैं, उनसे आज्ञा लेनी पड़ती है। और जब फिर उनके आदेश ग्रहण करने के लिए जो आज्ञा लेते हैं उसमें क्या है देरी लगती है, क्योंकि टाइम लगता है। फिर क्या है, और जो कार्य करने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब हो जाता है, मतलब देरी
हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट है स्थानीय समस्याओं की अज्ञानता उपेक्षा। अब हम क्या जो स्थानीय समस्याओं की अज्ञानता है, उपेक्षा है, उसके विषय में पढ़ेंगे। इस व्यवस्था का एक बड़ा दोष यह है, इसमें स्थानीय या अक्षेत्रीय समस्याओं की उपेक्षा की जाती है। मतलब कहने का अर्थ है जो केंद्रीकृत व्यवस्था प्रणाली है, इसके अंदर एक बड़ा दोष क्या है, जो स्थानीय या क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनकी उपेक्षा की जाती है, मतलब अनदेखा की जाती है, किया जाता है अनदेखा, क्योंकि क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्णय करने का अधिकार की प्राप्ति न होने के कारण क्षेत्रीय समस्याओं में वो रुचि नहीं लेते। क्योंकि जो क्षेत्रीय अधिकार हैं उनको निर्णय लेने के अधिकार उनके पास नहीं है, ये निर्णय लेने के अधिकार से वंचित हैं। क्योंकि उनको क्या है, जो निर्णय लेने का अधिकार क्या है, जो प्रधान कार्यालय के जो उच्च अधिकारी है उनके पास है, और उनसे क्या है, उनको आज्ञा लेनी पड़ती है, और आज्ञा लेने के अनुसार उनके आदेश अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए क्या है, जो वहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो निर्णय करने के अधिकार की प्राप्ति करने के कारण जो वहाँ की क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनके बारे में रुचि नहीं लेते। मतलब जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके बारे में नहीं सोचते, मतलब उन समस्याओं को कैसे खत्म करना है उसमें क्या है, वो रुचि ही नहीं लेते। इसलिए क्या है, क्यों नहीं लेते, क्योंकि जो क्षेत्रीय जो अधिकारी हैं उनके पास जो निर्णय लेने की क्या है, जो निर्णय लेने की का अधिकार की प्राप्ति है, जो निर्णय लेने की अधिकार की प्राप्ति है उनके पास नहीं है। इसलिए क्या है, वो क्षेत्रीय समस्याओं में रुचि नहीं लेते। अब हमने क्या है, जो केंद्रीयकरण के गुण है उसके विषय में पढ़ा, और केंद्रीयकरण के दोष के विषय में पढ़ा, और जो मैंने ये आपको पढ़ाया है उसको क्या है, आप कॉपी पर राइट करोगे। और जितने भी मैंने पहले आपको जो ये टॉपिक पढ़ाया है, और पहले भी मैंने जो 6 लेसन में ये टॉपिक पढ़ाया उसको कॉपी पर राइट करोगे, और इसको क्या है, आप लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।